नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो पूरे देश के शिक्षकों के लिए जो टीटी पास नहीं है, संविदा शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं टीटी पास नहीं है, CTT पास नहीं है, उनके लिए वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में पिछले सप्ताह कहा था कि हम इस बार अगला जो वीडियो सीटेट पर बनाएंगे उसमें आपको पूरा जानकारी शेयर करेंगे कि आप कैसे सीटेट एक बार में पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ फैक्ट जो सीटेट के हैं वो तैयार किए हैं और 3 ऐसे बिंदु हैं जिनको अगर आपने अच्छे से उन पर अमल किया तो आप 100% पहली बार में सीटेट पास कर सकते हैं। सीटेट पास करने में कोई इतना बड़ा काम नहीं है। तो कैसे पास कर सकते हैं, तो आप एक बार वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी बात जरूर सुनिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे जानकारी तो शेयर और लाइक करना जरूर भूलना मत। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम सब्सक्राइब करने की तो भूल ही जाते हैं। तो साथियों, सीटेट का आवेदन शुरू हो गया है और आवेदन की लास्ट 18 तारीख है। आप तुरंत पहले तो अपना आवेदन कर दीजिए। सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करा दीजिए। प्राथमिक के लिए फर्स्ट पेपर के लिए 1000 रुपये का उसमें फीस है और आप फार्म भरवा दीजिए। और पहला काम आज से ही, आप अगर आज वीडियो देख रहे हैं, अभी 60 दिन शेष बचा है, मात्र 60 दिन की तैयारी में आप मान जाएंगे सीटेट को पास कर जाएंगे बहुत अच्छे नंबरों से। 100 से प्लस नंबर आप ला सकते हैं। तो आज ही लग जाइए। पहला काम आपको यह करना है कि हमारी वीडियो के उसमें भी हमने प्रोडक्ट में लगा रखा है यूथ का एक PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पुराने जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट के, सबसे पहले तो आप उन पेपरों को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन सेम टू सेम उन्हीं में से आते हैं, पुराने पेपर में से। तो आप पुराने पेपरों का अध्ययन कर लीजिए और आज ही किसी अपने नज़दीकी बुक सेलर से जो अच्छी बुक हो, यूथ की बुक जो अच्छी है, मैंने भी पढ़ा है उसे, तो आप उसे यूथ की बुक ले सकते हैं, या हमारे ऑनलाइन जो हमने यूथ की बुक को लिंक उसमें लगा रखा है, आप ऑनलाइन घर बैठे भी मंगा सकते हैं। ठीक। दूसरी बात आपको बताएं, आप जैसा कि सीटेट में समय का और दिमाग का खेल होता है। अगर आपने पेपर देते समय समय का सदुपयोग कर लिया, जैसे CDP जो आती है 90 नंबर की आती है, 30 नंबर का CDP आता है और हर विषय में 15-15 नंबर का आता है। पेडागोजी, चाहे वो EVS हो, हिंदी हो, गणित हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, सभी विषयों में आता है। अगर आपने इंग्लिश लिया है, संस्कृत लें, वो आपकी इच्छा है कि आप अगर इंग्लिश सही जानते हैं तो इंग्लिश पढ़िएगा सेकेंडरी लैंग्वेज में, अगर आप संस्कृत ठीक से पढ़ लेते तो संस्कृत भरिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि आप वही विषय भरें जो आप पे आता है। अब आपने 90 नंबर का जो पेडागोजी है वो आप में, उसमें कुछ टैग वर्ड होते हैं, वो टैग वर्ड को ही खेल है। 70 से 80 क्वेश्चन उस टैग वर्ड पे रिलेटिव होते हैं। अब टैग वर्ड क्या होते हैं? टैग वर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि कुछ सकारात्मक टैग वर्ड होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। अगर आप बाल मनोविज्ञान की बात करें, CDP की बात करें, तो उसमें आपको सबसे पहला जो फोकस बच्चे को केंद्र में लेके चलना होता है, यानी बच्चा इसमें महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के लिए किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाना है, बच्चा हमारे लिए सर्वोपरि होगा। अब सकारात्मक बात करें, सकारात्मक जो टैग वर्ड होंगे वो हम इसमें भी वीडियो में भी आपको लगा देंगे। उसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में आपने देखा कि अवसर देना, अगर अवसर देना शब्द आ रहा है तो समझ लो बिल्कुल क्वेश्चन सही है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो क्वेश्चन वो आंसर सही वाले में जाएगा, सकारात्मक क्वेश्चन में यानी सही में जाएगा, सकारात्मक में जाएगा। जैसे प्रोत्साहन देना शब्द आ जाए, चर्चा में शामिल करना आ जाए, करके सीखना, देखना, करके देखना, सृजनात्मक सोच आ जाए, प्रेरित करना, मातृभाषा की बात हो, स्वीकार करना,
कारण का पता लगाना, गतिविधि अर्थपूर्ण शिक्षण, अधिगम भावपूर्ण शिक्षण, चित्र दिखाकर, और भ्रमण टूर यानी भ्रमण की बात हो, टूर की बात हो, विभिन्न गतिविधियों की बात हो, और हस्तपरक गतिविधि की बात हो, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो। तो ये टैग वर्ड क्या हैं? ये सकारात्मक टैग वर्ड हैं। जैसे सर्वांगीण विकास की बात हो, और जिज्ञासा, बच्चे की जिज्ञासा, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। इसके साथ साथ में कुछ नकारात्मक टैग वर्ड होते हैं। जैसे प्रश्न में कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अगर सत्य की बात कहता कि सही है तो सकारात्मक टैग वर्ड देखो और क्वेश्चन को सही टिक मार दो। अगर को क्वेश्चन में कहेगा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं शब्द आ जाए, नकारात्मक टैग वर्ड, तो उसमें जैसे कठोर नियम बनाना, व्याकरण को रटना शब्द आ जाए, कठोर नियम आ जाए, तो समझो ये गलत, ये नकारात्मक है, ये गलत है। तो इसमें नहीं वाले में ये आ जाएगा। कंठस्थ करना, व्याख्या करना, दंड देना, पीटना, प्राचार्य से शिकायत करना, बल देना, किसी पर बल देना, परामर्श, नंबर कम देना, शिक्षक केंद्रित पढ़ाना, पुस्तक केंद्रित पढ़ाना, और हतोत्साहित करना, बच्चे को निष्क्रिय करना, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कहना, ग्रेडिंग अंक देना, और लैंगिक असमानता दिखाना यानी कि लिंग भेद करना। ये नकारात्मक टैग वर्ड होंगे। इनको आपने जैसे ही देखा तो समझ लो ये आंसर हो नहीं सकता, ये गलत वाले में आएगा, सही में नहीं आएगा। ये टैग वर्ड हर विषय में होते हैं। ये तो हमने बताया CDP की। अगर इसके बाद बात करें हिंदी में, तो हिंदी में भी कुछ टैग वर्ड होते हैं। जैसे नियमबद्ध व्यवस्था, व्यवहारिक कुशलता, ये सकारात्मक टैग वर्ड मैं बता रहा हूँ। मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी हिंदी में सकारात्मक टैग वर्ड हैं। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, जैसे भाषा अर्जन की बात करें, भाषा अर्जन की बात आती है तो इसमें अर्थग्रहण है, स्वाभाविक है, सहज प्रयोग है, अनुकरण करके सीखना, मातृभाषा में सीखना। इसी तरह से भाषा अधिगम में कुछ बात करें तो प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण, द्वितीय भाषा अनुच्छेद का प्रयोग। अगर इसमें भाषा शिक्षण की बात करें तो जैसे भाषा सीखना, भाषा को प्रयोग करना, घर की भाषा को स्कूल की भाषा में जोड़ना, भाषा प्रयोग की विधि, और वैधपूर्ण प्रवेश। अब इसी तरह से भाषा के कौशल की बात करें तो इसमें शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। शुभोपली ये हिंदी भाषा का टैग वर्ड है। अगर इसी तरह से नॉन चॉम्स्की का एक क्वेश्चन आता है, उन्होंने कहा था कि भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है बच्चे में, भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। नॉन चॉम्स्की का ये नियम था, उन्होंने कहा था। अब इसी तरह से गणित के कुछ टैग वर्ड होते हैं। गणित में जैसे पाठ्यक्रम में प्रतिरूप, दशमलव, टाइलिंग, चौपड़, आंकड़ों का प्रबंधन, ये चीज़ें उसमें होती हैं। अब गणित के कौशल की बात करें तो इसमें एल्पस थ्योरी, ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस, P फॉर पिक्चर, C देखिए E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, और S फॉर सिंबल। तो ये 4 वर्ड होते हैं। एल्पस थ्योरी है, इसी गणित का पढ़ाने का ये क्रम है कि पहले हम अनुभव कराएंगे बच्चे को, फिर उसकी भाषा में उसको बताएंगे कहानी के रूप में, फिर चित्र बनाएंगे उसका, फिर उसका चिन्ह बनाएंगे गणित का। ठीक, तो ये गणित के भी टैग वर्ड होते हैं। और उसके बाद NCF की कुछ गाइडलाइन होती है, उनको पढ़ना है। और मानचित्र आधारित अगर बात हो तो उस पर विशेष ध्यान देना है। तो हमने आपको सबसे पहले ये बताया कि अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो समय का विभाजन कैसे करना है, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें कि समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही आपको मिनट मिलेंगे, यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको पेपर में मिलेगा।
अब 2.5 घंटे में आपको समय का विभाजन कैसे करना है। अब 20 मिनट आपको सबसे पहले आप CDP के लिए दीजिए, बाल मनोविज्ञान के लिए, 10 मिनट उसमें से बचाने हैं। फिर 20 मिनट ही आप दीजिए हिंदी के लिए, 20 मिनट ही आप दीजिए पर्यावरण के लिए, EVS के लिए, और 20 मिनट ही आप दीजिए संस्कृत या इंग्लिश के लिए। आपने एक सब्जेक्ट लिया होगा। गणित के लिए आपको 30 मिनट देना है, और 30 मिनट गणित में देने के बाद कुछ समय आपके पास लगभग बचेगा, 30 मिनट और बचते हैं आपके पास। अब 10 मिनट आपको गोले भरने के लिए चाहिए, कम से कम 15 मिनट हर विषय में। अगर 2-2, 3-3 मिनट भरोगे आप 5 विषय में, तो 15 मिनट के लिए आप गोला भरने के लिए समय चाहिए। अब 15 मिनट का समय बचता है, उसमें से 10 मिनट में आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपके पास उनका उत्तर नहीं होगा। अब उनके लिए आप उसमें लास्ट में एक विकल्प चुन सकते हैं कि जो आंसर सबसे बड़ा है उसको लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने 120 क्वेश्चन कर दिए और 30 क्वेश्चन आपके पास ऐसे रह गए जिसका उत्तर आपको पता नहीं है, तो उस 30 क्वेश्चन में आप देख लो कि अगर कोई 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर सबसे बड़ा है, तो उसको लगा सकते हैं। उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें उपरोक्त सभी भी आंसर होगा, तो वो लगा सकते हैं। और शेष आप 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपके फिर बच जाते हैं, तो उसका एक आप समय भी आपके पास 10 मिनट, लगभग 5 मिनट बचता है। तो अब आपको शीट में देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सबसे कम लगाया है। मान लो कोई ऑप्शन हमने 25 लगा दिया, कोई 32 लगा दिया, कोई 28 लगा दिया, कोई 22 पे ही है एक ऑप्शन। मान लो ABC, मान लो एक ऑप्शन 22 पे है, एक 32 पे है, एक 28 पे है, क्योंकि एवरेज सबका जो देखा जाए तो ऑप्शन जो है प्रत्येक ऑप्शन 35 से 36, 37 आंसर सही होते हैं एक ऑप्शन में, 40 से ज़्यादा नहीं होते किसी में भी। अगर कोई ऑप्शन सबसे कम लगा है, कोई 20 पे है और एक 40 पे पहुंच गया, तो 40 वाले ऑप्शन के गोले मत लगाइए। मान लीजिए आपने C ऑप्शन 40 पे पहुंच गया, B ऑप्शन 30 पे है, C ऑप्शन आपका 35 पे है, और एक आपका A ऑप्शन BC गोले हुए हैं उसमें, तो A वाले में आप 10 ऑप्शन ये के लगा दीजिए एक तरफ से। अगर आप इस तरह से ये इस्तेमाल करेंगे, लास्ट का पैटर्न है ये, जब आप पढ़ाई करके पेपर देने जा रहे होंगे। लेकिन अभी तो आपके पास 2 महीने का समय है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाथ पाथ धर के बैठ जाइए और ये प्रयोग करिए आप पास हो जाओगे। ये प्रयोग आपको जब करना है, पहले आप 2 महीने 60 दिन है, आप पूरा पढ़िएगा अच्छे से। जो सामान्य कोर्स है CDP के अलावा, यूथ की किताब में आप सारी CDP आपको मिल जाएगी। जो उसमें पढ़ने के बाद शेष आप किसी अच्छे चैनल के माध्यम से सामान्य हिंदी, सामान्य गणित के सवाल, सामान्य EVS, ये कुछ आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले चैनल हैं, एक आध का हम भी लिंक आपको बता देंगे। क्योंकि कोई भी चैनल वाला हर विषय का मास्टरमाइंड नहीं होता, हर विषय में एक परफेक्ट नहीं होता। किसी चैनल पर कोई एक सब्जेक्ट का व्यक्ति हो सकता है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड हो, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो। कोई हिंदी में अच्छा हो सकता है, कोई गणित में अच्छा हो सकता है, कोई EVS में हो सकता है, कोई संस्कृत का हो सकता है। तो देखिए वो सारी चीज़ मैं आपको कोशिश करूंगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो जल्दी करिएगा, और हमारे वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करिएगा। नमस्कार। हम इस तरह से हर संडे को आपको एक वीडियो CTET से संबंधित देते रहेंगे। नमस्कार।